हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने की शिरकत। जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की सहयोगी कंपनियों की 834 करोड़ की संपत्तियां की जब्त। गुरुग्राम और दिल्ली में सस्ते दामों पर जमीन हड़पने का आरोप। भिवानी जिला की चारों विधानसभाओं की मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। जिला में मतदाताओं की कुल संख्या 8,75,000 से अधिक। और मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। कहा, देश में 10 साल में $31 बिलियन का हुआ निवेश। स्टार्टअप में हुई 500 गुना वृद्धि। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी की उम्मीदवारी की पहली सूची आज या कल जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल के बजाय लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव गठबंधन को लेकर आरएलडी के नेता संजय जयंत चौधरी और हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा के साथ बातचीत अभी अंतिम दौर में है। इस बीच पार्टी की बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता शामिल हुए। करीब 6 घंटे चली मैराथन बैठक में पैनल को अंतिम रूप दिया गया। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा, फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात भी की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सांसदों के अरमानों पर पानी फेरने के बाद अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2 या इससे ज्यादा बार चुनाव हारे नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से मंथन कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज लगातार तीसरे दिन नई दिल्ली में हुई। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा व अजय माकन सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी अब तक कुल 60 विधानसभा हलकों पर मंथन कर चुकी है। वहीं बुधवार को बैठक के पहले दिन कांग्रेस ने किसी भी सांसद अथवा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़वाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा अभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही हैं। कल नई दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। कर दी थी आपके सामने भी सबको मालूम।
केवल वो रिपीट बात है, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े। हाईकमान का आदेश हुआ लोकसभा चुनाव लड़ो सिरसा से, तो वहां से लड़े। और लोगों का मैं तो आभार भी किन शब्दों में उनका प्रकट करूं, क्योंकि सिरसा के लोगों ने जो इतने बढ़िया रिकॉर्ड मेजॉरिटी से मुझे जिताया है। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है और इस पर जो भी सीनियर नेता होते हैं उनके लिए फैसला, वैसे भी सारा फैसला ही हाईकमान का होता है। तो हमारे लिए जो भी आगे आदेश होगा, मैंने हमेशा कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन फाइनल फैसला हाईकमान का होगा। परिवर्तन निदेशालय ने कल पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, एमआर इंडिया और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में कार्रवाई करते हुए उनकी 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में है। परिवर्तन निदेशालय का आरोप है कि एमआर और एमजीएफ ने भूपेंद्र हुड्डा व नगर निगम के पूर्व निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली और गुरुग्राम के इलाकों में सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। ईडी की इस कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम ने दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पुराना केस है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस एफआईआर में मेरा नाम है वो पुराना मामला है। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई इसमें नाम देना है। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि बहुत पुरानी एफआईआर है। तो चुनाव से पहले इस तरीके मैं बता रहा हूँ, पुरानी एफआईआर है, आपको बता दिए मैंने, मेरा कोई उसमें संबंध नहीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने सोनीपत के अधिवक्ता पंकज त्यागी के आवास पर सुबह रेड की। पंकज त्यागी पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का अंदेशा है। एनआईए ने उन पर यूएपीए अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। जांच टीम उसे अपने साथ ले गई और सेक्टर 27 में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि पंकज त्यागी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वकील भी है। एनआईए की टीम ने पंकज त्यागी के कुछ दस्तावेज व उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और पंकज को अपने साथ लेकर निकल गई। पता चला है कि लखनऊ में दर्ज हुए केस के तार जुड़ने पर एनआईए यहां पहुंची थी। अधिवक्ता पंकज त्यागी से पूछताछ के दौरान फ्लैट के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और किसी को भी अंदर या बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई। ये कोई लखनऊ से कोई एनआईए का केस दर्ज हुआ है अभी तक, तो सर्च किया इन्होंने। अनिल विज ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में ईडी द्वारा जब्त की गई 834 करोड़ रुपए की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का नाम आने के संबंध में कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों की जमीन को बिल्डरों को सस्ते भाव में बेची थी। इसमें भूपेंद्र हुड्डा और कुछ अधिकारियों की संलिप्तता थी। जिस व्यक्ति का सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है और वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है। वहीं भाजपा की बैठक के संबंध में अनिल विज ने बताया कि पार्टी ने 55 जिताऊ उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली है। शेष नाम पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे। सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर किसान बेचारा सस्ते में अपनी जमीन बेच के चला जाता था। खराब हो रही है। और फिर बिल्डर भी माफिया वो जमीन को खरीद लेता था, 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है। केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। और जिस आदमी का सीबीआई कोर्ट में चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे हैं। पहले बताया ना जनता को क्यों चल रहा केस, कितनी पेशियम हो चुका वहां पर, ये बताए लोगों को। ये 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतेगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले विधानसभा पटल पर 400 पेज की एक रिपोर्ट भाजपा सरकार को सौंपी थी, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रदेश सरकार उस समय गंभीर होती तो कब की हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कई घोटाले किए हैं। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो भूपेंद्र हुड्डा को तुरंत जेल में डालना चाहिए। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है। जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी गई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वहीं डबवाली हलके में प्रचार के दौरान जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कंगना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनके दिमाग से कलाकार बाहर नहीं निकल पाया है। उन्हें समझना चाहिए कि सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है। इस मामले को लेकर भाजपा को कंगना को सस्पेंड करना चाहिए। वहीं भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस आपसी लड़ाई में ही खत्म हो जाएगी। भाजपा ने जनता से धोखा किया है, जिसे लोग कभी माफ नहीं करेंगे। आप किसान जो कमेरा वर्ग है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, आप उसकी इंटेग्रिटी पर अगर सवाल उठाओगे, उसे आतंकवादी कहोगे, तो फिर वो क्या करेगा? घर थोड़ी बैठेगा। तो एक महिला है, उसका सम्मान सब करते हैं, मगर एक फिल्म एक्ट्रेस होना और एक सांसद होना एक जिम्मेवारी का पद है, इसमें फर्क है। फिल्म एक्ट्रेस तो नाच गाना इसे चल जाता है काम, मगर सांसद जब आप बन जाते हो तो जिम्मेवार बन जाते हो। मगर अभी तक वो कलाकार वाले, उसका जो कंगना रनौत जी का दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। वो सांसद बन तो गई, मगर वो सांसद नहीं बन पाई। जब तक उनका मंथन चलेगा हम तो बहुत आगे जाएंगे। मंथन पे रह जाएंगे, वो मंथन पे रह जाएंगे। यहाँ डवाली में तो कुछ नहीं बच रहा। कुछ बगड़ा है क्या, बता दो आप। यहाँ तब तक तो ये वो परिवार हैं जो सारे के सारे पहले कांग्रेस में थे, कभी इस मोडी गांव के अंदर वो सारे ही लोग जो कांग्रेस में थे, आज इससे पिछले प्रोग्राम में सब लोग ज्वाइन कर गए। मेरे हिसाब से ऐसा ही चारों तरफ है। राज्यसभा सांसद एवं पलवल जिला के विधानसभा चुनाव प्रभारी नवीन जैन आज हथीन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को जीत के मूल मंत्र दिए। बाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से कार्यकर्ता हर तरीके से तैयार हैं। हरियाणा में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनसे आम जनता प्रभावित है। यहां तीसरी बार कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा विधानसभा में जीत की ओर जा रही है और तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हथीन विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हमारा वोट जिम्मेदार कार्यकर्ता है, उनकी एक बैठक हमने बुलाई है और बहुत ही जोश है कार्यकर्ताओं में। बहुत जल्दी लगातार विचार विमर्श पार्टी के नेताओं का चल रहा है। हमारे यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक टिकटॉक का विचार विमर्श होता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और हमारे जो विधायक है अच्छी संख्या में जीतकर वहां पहुंच रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य कर रहे हैं। पलवल विधानसभा की तीनों सीट पर कमल खिलाने का काम करेंगे।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा में भाजपा में कमल से। ये हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है तो उनकी बैठक चल रही है और हमारा तो ये है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी कमल का फूल का निशान कैंडिडेट लेकर के आता है तो उस पर हमारा कार्यकर्ता मोहर लगाता है और उसके लिए लड़ाई लड़ता है। जिसको भी यहाँ कैंडिडेट बना करके भेजेंगे, हमारे जितने भी हमारे टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के उनको चुनाव को लड़ेंगे। और ऐसा यहाँ कहीं कार्यकर्ता में नहीं कोई फूट है, नहीं कोई फुटबाजी है, सभी मिलजुल करके और पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भिवानी जिला की भिवानी, बवानीखेड़ा, तोशाम व लोहारू विधानसभा की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके तहत सूची में 2104 नए मतदाता और जुड़ गए हैं। अब भिवानी जिला में मतदाताओं की कुल संख्या 8,75,902 हो गई है, जिसमें 4,62,000 से अधिक पुरुष व 4,13,000 से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। नायब तहसीलदार विनोद सिंह ने कहा कि मतदाता सूचियों में पुनः निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें मतदाता सूची के नाम शामिल करना, डिलीट करवाना और किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवाना शामिल था, जो सब किया गया। उन्होंने बताया कि लोहारू विधानसभा में कुल 2,05,489 मतदाता, भिवानी विधानसभा में 2,35,010 मतदाता, तोशाम विधानसभा में 2,20,604 मतदाता, जबकि बवानीखेड़ा विधानसभा में कुल 2,14,799 मतदाता हैं। भिवानी जिला में कुल 6 थर्ड जेंडर हैं, जिनमें से लोहारू में 2, भिवानी में 3 व तोशाम में 1 है। हुई है 27/8 को, उसके अनुसार 8,75,902 मतदाता डिस्ट्रिक्ट में है। कोई मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में रह गया हो नहीं है, अपनी मतदाता सूची का अवलोकन कर ले, और जो कि बीएलओ के पास भी उपलब्ध है और हमारे सीईओ हरियाणा की वेबसाइट है उस पर भी है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर किसी मतदाता का नाम नहीं है मतदाता सूची में तो 2 तारीख तक हमें फॉर्म भर के दे सकता है। लोहारू हल्के में इसी तरह 1,07,997 मेल, 97,492 फीमेल, टोटल 2,05,489 मतदाता लोहारू विधानसभा में है। इसी तरह तोशाम विधानसभा की हम बात करते हैं तो उसमें 1,17,009 मेल हैं, 1,03,595 फीमेल मतदाता है। टोटल मतदाता 2,20,604 है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था तथा व्हीलचेयर उपलब्ध करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया हुआ है। यदि ऐसा कोई मतदाता घर से ही मतदान करना चाहता है तो उसके लिए उनको फॉर्म 12D भरकर विभाग के उस अधिकारी को देना होगा जो उनके घर जाएगा। यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए घर से लाने व छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि दिव्यांग व्यक्ति जो कि मतदाता सूची में चिन्हित मतदाता है और वे मतदाता पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, भरे हुए फॉर्म 12D को वापस लेने का कार्य अधिसूचना की तिथि से 5 दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को शांतिप्रिय, भयमुक्त और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से कैथल में डीएसपी मुख्यालय वीर भान की अगुवाई में जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस अवसर पर डीएसपी वीर भान ने कहा कि चुनाव को लेकर मतदाताओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए मार्च निकाला गया है। पुलिस ने सभी सीमाओं पर नाकेबंदी कर पूरे जिले में चौकसी बढ़ा दी है। जिले के सभी होटलों, धर्मशालाओं की जांच की जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त सीआरपीएफ की 3 कंपनियां आई हुई हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे बिना किसी भय के पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अधिक से अधिक मतदान करें। पूरे जिला में नाकाबंदी और
पैदल गश्त और फ्लैग मार्च डोमिनेशन अभियान की शुरुआत की गई है और इस डोमिनेशन और फ्लैग मार्च अभियान का मतलब जनता में शांति, भय मुक्त माहौल और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया पूरी करवाना है। इस दिन थाना क्षेत्रों में प्रबंधक थाना और अलग से हम गुप्त टीमों के द्वारा सभी होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं और अन्य संस्थानों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा पर्यटन विभाग के जोनल हेड हरविंदर यादव ने बताया कि पर्यटकों को मतदान की भूमिका बताने के उद्देश्य के साथ 1 सितंबर को गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ट्रैकिंग सुबह 7 बजे दमदमा स्थित सारस पर्यटक परिसर से शुरू होकर गांव भेलपा स्थित बाबा बालादास मंदिर में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि युवाओं के मध्य आकर्षण के केंद्र बन चुके अरावली नेचर ट्रेल ट्रैक में 14 वर्ष से अधिक आयु के युवा सहभागी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया फिनटेक के मामले में भारत की विविधता को देखकर हैरान रह जाती है। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग तक भारत की फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है। यूपीआई के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। 28 अगस्त से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब देश करेंसी में क्यूआर कोड तक पहुंच चुका है। भारत का यूपीआई फिनटेक दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन ये स्थिति 10 साल पहले नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन सरकार की शैली पर भी कटाक्ष किया। अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। बढ़ावा दिया है तो वहीं ऋण सेवाओं को समावेशी बनाया है। इस उपलब्धि के बीच प्रधानमंत्री ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों पर काम करने का आह्वान भी किया। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सूची जारी कर दी है। इसमें हरियाणा के स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के NIT 3 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर अविनाशा शर्मा का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इन्हें 5 सितंबर को विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से निमंत्रण प्राप्त हुआ है। अविनाशा शर्मा को यह सम्मान राजकीय विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को बनाने के साथ बोर्ड के साथ मिलकर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र, लेसन प्लान, प्रैक्टिस पेपर और पाठ्यक्रम निर्धारण में सहयोग करने पर दिया जा रहा है। इसके अलावा 2 वर्ष से पहले से लेकर 3री कक्षा के लिए चलाए जा रहे FNL कार्यक्रम की नोडल अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं। अविनाशा शर्मा ने राजकीय विद्यालयों के छात्रों की भाषा पर पकड़ बनाने के लिए वर्ष 2018 में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NIT 5 में अंग्रेजी विषय की अध्यापक रहते हुए प्रदेश की पहली लैंग्वेज प्रयोगशाला स्थापित की थी। अविनाशा हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ 10 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में PhD की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित होने पर वे बेहद गर्व महसूस कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप में, और जब वो क्षण आया मैं वाकई में बहुत खुश थी। लगा कि एक दशक का जो काम है वो बहुत दूर तक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाला है। तो उस 10 साल पहले जब मैंने अपने आप को उस रूप में देखा, मैंने देखा कि मैं इन बच्चों के जीवन में क्या बदलाव ला सकती हूँ, एक शिक्षक होने के नाते में क्या अपना दे सकती हूँ। तो एक कोशिश की गई। मैं जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाती थी तो एक ट्रेडिशनल टीचिंग का माहौल था गवर्नमेंट स्कूल में, जहां मैं अपनी बात बच्चों के सामने रखती हूँ और बच्चा अगर उसको मेरे को रिवर्ट बैक करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक हिचक महसूस होती थी अंग्रेजी भाषा को लेकर। उसको ये लगता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद दूसरे सुनेंगे, उस प्रोनाउंसिएशन से सबको हंसी आएगी। तो इस सोच को मैं तोड़ना चाहती थी। स्कूल प्रिंसिपल परेश गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय की टीचर अविनाशा शर्मा ने जहां हमारे स्कूल का नाम ऊंचा किया है, वहीं उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करके दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरणा दी है। अविनाशा शर्मा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक अध्यापिका ने इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा गौरव स्कूल को भी पहुंचाया है और खुद भी प्राप्त किया है। ये न केवल मेरे लिए, विद्यालय के लिए, बल्कि शिक्षक समाज के लिए भी गर्व की बात है और मैं उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर अविनाशा ने अंबाला डाक मंडल की ओर से पंचकूला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी पंचपेक्स 2024 का आयोजन किया गया। परिमंडल अंबाला के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का विषय भारतीय संस्कृति है। इसमें अंबाला व पंचकूला के प्रसिद्ध फिलेटेलिस्ट व नए फिलेटेलिस्ट द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगभग 40 फ्रेम प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित पुरानी व नई डाक टिकटें, विशेष आवरण, पोस्ट कार्ड, माई स्टैम्प का प्रदर्शन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित डाक टिकट, विशेष आवरण अत्यधिक आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर संजय सिंह ने इस भव्य आयोजन की सराहना करते हुए सभी से अपील की कि वे इस प्रदर्शनी में आकर देश की संस्कृति पर आधारित टिकटों के बारे में जानकारी हासिल कर अपना ज्ञान वर्धन करें। उन्होंने कहा कि डाक विभाग का उद्देश्य है कि डाक टिकट जारी करने के साथ साथ सभी को उससे संबंधित इतिहास की जानकारी भी प्राप्त हो सके। एकत्रित संग्रहित किए हुए टिकटों को, डाक टिकटों को प्रदर्शित करेंगे तथा इस प्रदर्शनी में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर, जैसे कि क्विज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लेकर वह अपना ज्ञान बढ़ाएंगे या भविष्य के लिए कैसे उन्हें आगे बढ़ना है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय फिलेटेलिस्ट के रूप में, उसके बारे में अपने को तैयार कर पाएंगे। जींद जिले का सामाजिक संगठन मेरा प्रयास जुलाना उपमंडल में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहा है।
संस्था के अध्यक्ष संजीत कौशिक, जो कि शिक्षा विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत हैं और साल 2004 से पौधे लगा रहे हैं। 2016 में उन्होंने अपने समूह को सामाजिक संगठन का रूप दिया तथा हर वर्ष बारिश के मौसम में संगठन के सदस्यों के साथ पौधारोपण करते हैं। उन्होंने बताया कि आज उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़कर अपने क्षेत्र को हरा भरा बना रहे हैं। दो 2004 के आसपास से किसी न किसी के जन्मदिन पर कोई न कोई अच्छा अवसर ढूंढ के हम पौधे लगाते आए हैं, लेकिन 2016 के बाद हम कंटिन्यूटी में बल्क में हम पौधे लगा रहे हैं। 2016 के बाद एवरेज 500 हम काउंटिंग करते नहीं, ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। 500 का एवरेज है हमारा 2016 से लगातार। और हमारी पूरी टीम है, पूरे सराउंडिंग एरिया जुलाना के आसपास गाँव में लगाते हैं। ऐसी जगह है जहाँ चारदीवारी होती है, जैसे पशु वगैरह पौधों को दिक्कत ना दें, तो हम हर साल बहुत सारे पौधे लगाते हैं। वहीं संगठन के उप प्रधान सतपाल शर्मा व अन्य सदस्यों ने बताया कि वे समाज सेवी संचित कौशिक के विचारों से प्रेरित होकर पर्यावरण को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। वो साल अधिक से अधिक पेड़ लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बना रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए पौधे अब बड़े पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं। उन्होंने लक्ष्य लिया है। संजीत जी समाज में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं, लेकिन पौधे अगर हम लगाएं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़े। संजीत जी हमारे पड़ोसी हैं और ये कई सालों से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और सारे जुलाना वासी इससे बहुत प्रभावित। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के 2 अग्रणी संस्थानों CEAH बेंगलुरु और क्षेत्रीय चारा केंद्र हिसार द्वारा भारत में चारा प्रबंधन में प्रगति विषय पर आयोजित पहली राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में CEAH बेंगलोर से पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि कार्यशाला में चारा प्रबंधन की प्रगति और तकनीक पर प्रकाश डाला गया। देश के किसानों ने चारा प्रबंधन में बहुत बेहतर प्रगति की है। चारा प्रबंधन एक साइंस है जिसे सीखना जरूरी है। चारा की नई किस्मों के बारे में भी कार्यशाला में विस्तार से जानकारी दी गई। हमारा किसान मित्रों ने कैसे करके दिखाया। पंजाब में अभी हमको सुनने में आया 300 साइलेज मेकिंग यूनिट्स है, 1500 करोड़ टर्नओवर कर रहा है। ये किसान मित्रों के लिए मैसेज है। चारा साइंस है, चारा ऐसा नहीं है काटो डालो। सो इसलिए हमने एक चारा का साइंस के बारे में 3 दिन का वर्कशॉप चलाया। इसमें प्रगति क्या क्या हो रहा है, कैसे साइलेज बना सकते हैं, कैसे फार्मर को डिफरेंट एरियाज में क्या क्या सुविधा है। सो ये और सक्सेस स्टोरीज जैसे बड़ा बड़ा डेयरी वाले क्या कर रहे हैं और मेज़ में और सोरगम में कैसे कैसे प्रगति हुआ है, क्या क्या वेराइटीज हमने रिलीज किया है। क्षेत्रीय चारा केंद्र निदेशक डॉक्टर PP सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के चारा विशेषज्ञों सहित 14 राज्यों के 71 पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। किसी भी छोड़ा नहीं। ओडिशा से पहुंचे डॉक्टर प्रियव्रत बेहरा ने कहा कि दुधारू पशुओं पर होने वाले खर्च का 70% हिस्सा चारे के रूप में होता है। अगर उच्च श्रेणी के चारे का प्रबंधन करते हैं तो उत्पादन लागत कम हो जाती है और पशुपालकों को मुनाफा अधिक मिलता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में चारा प्रबंधन में प्रयोग होने वाले तकनीक के बारे में भी जानने का अवसर मिला। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।